हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तराखंड बंदरगाह की, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे थे, मतलब कंप्लीट करने की ओर थे भौतिक विज्ञान। ठीक है, उसको सिलेबस वाइज मैं मोशन चैप्टर आपको करा रहा हूँ। उसके पार्ट 3 आ चुके हैं, यानी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आ चुकी हैं। पहले जिस बच्चे ने वो नहीं देखा, पहले वो जाकर देखिए, उसके बाद ये आप लेक्चर लीजिए। ठीक है, यही मेरी आपसे अपील है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो आगे के आज टॉपिक देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी। आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, और उस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चन है वो सब हम आज करने वाले हैं। बेसिकली आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ठीक है, थ्योरी तो एक दो टॉपिक हैं वो जो आपको बताने हैं, बस वही बताने हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। कोई समस्या, कोई दिक्कत मेरी तरफ से हो तो जरूर से मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट आपको बताया था स्पीड के बारे में। आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। और एक वर्ड आता है आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ। स्पीड को कहते हैं चाल, वेलोसिटी को कहते हैं वेग, और इसको कहते हैं त्वरण। तो चाल, वेग और त्वरण क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है, वो सब आज जानेंगे। बच्चों, चाल मैंने बताया था कि रेट ऑफ मोशन, यानी आपको गति की दर निकालनी है। तो गति की दर निकालने के लिए आप चाल वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। चाल क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। और चाल एक अदिश राशि है। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि चाल किस तरीके की राशि है। चाल एक अदिश राशि है, वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने दो तरह की भौतिक राशियां आपको बताई थी, अदिश और सदिश। जिसमें केवल परिमाण की बात की जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाती है, वो अदिश राशियां होती है, जैसे टाइम, ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी, और ये चाल। और जिसमें परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की दिशा की भी बात की जाती है, वो सदिश राशियां होती हैं। जैसे कि यहाँ पर वेग जो है हमारा सदिश राशि है, और स्पीड जो है हमारी अदिश राशि है। स्पीड की बात हो गई, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। बच्चों, वेलोसिटी और वेग में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे कि आप मान लो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कह रहे हैं, और यदि हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ देखने लगे, जैसे कि एक निश्चित दिशा में चली गई, इकाई समय में चली गई दूरी, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। ये एक निश्चित दिशा में तय की गई चाल, एक निश्चित दिशा में तय की गई चाल को हम वेग कहते हैं। ठीक, तो चाल की मैंने आपको बताया था, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस फॉर डिस्टेंस लिया है, टी फॉर टाइम लिया है। इसी तरह वेग क्या होता है? वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या? विस्थापन बटा समय। ठीक है, मैंने दूरी और विस्थापन में भी आपको बताया था कि दूरी जो है हमारी अदिश राशि है, विस्थापन जो है हमारा सदिश राशि है। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसे विस्थापन कहते हैं, और तय किए गए मार्ग की जो कुल लंबाई होती है उसे कहते हैं दूरी। इसी तरह स्पीड और वेग में भी थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस है। अब मैंने आपको बताया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक हो गया? अब इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है चाल की, वेग की भी ऐसा यूनिट है चाल की मीटर पर सेकंड है। अब जैसे बात करते थे हम एवरेज वेलोसिटी निकालने की, जैसे एवरेज चाल निकालने की या औसत चाल निकालने की जो हम बात करते थे, हमने देखा था उसमें कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, इसी तरह अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो इसी तरीके से निकलेगा और आ जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है क्या? जैसे मान लीजिए बच्चों आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, भैया ये क्या होता है ये भी बताएंगे। इसका मतलब होता है एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान चाल आपने पढ़ रखी है, ठीक है, या एक समान गति आपने पढ़ रखी है। तो एक समान वेग क्या होता है? देखो, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली ही वो क्या करेगा, वेलोसिटी कवर करेगा, तो उसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें एम रह गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि
आपने 5 सेकंड देखा कितना वेग बढ़ा, या 5 मिनट देखा कितना वेग बढ़ा। तो पहले 5 मिनट में जो वेग है वो 16 मीटर पर सेकंड है, फिर अगले 5 में देखा तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही चाल से वो चल रहा है, तो एक समान वेग उसको कह सकते हैं। जैसे कि कोई 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो कितने भी टाइम बाद देखो 60 किलोमीटर पर आवर से ही वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ऐसे निकालते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी इसको लिख सकते हैं क्या, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे इस पर बहुत अच्छे अच्छे। कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बच्चों बात करते हैं एक्सीलरेशन की, कि एक्सीलरेशन क्या होता है। देखो एक्सीलरेशन को कहते हैं कि वेग, एक लाइन में अगर मैं कहूँ त्वरण, त्वरण क्या होता है, ये होती है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से नोट्स बना लो, एक एक लाइन आपको बहुत फायदा देगी एग्जाम के अंदर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे अभी कोई यू वेलोसिटी से चल रहा है, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी वी हो गई, थोड़ी देर का मतलब टी टाइम में उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, तो हम एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो वो हो जाएगा बच्चों, चेंज कैसे निकालते हैं देखो, यानी आपकी प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, इसमें चेंज कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और कितने समय में हुआ वो। तो ये होता है आपका फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। u अगर प्रारंभिक वेग है, v अगर अंतिम वेग है, और t समय में u से v तक जाने में किसी वस्तु को लग रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होगा। क्योंकि फॉर्मूला होता है या इसकी परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब नीचे टाइम आएगा, परिवर्तन कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, उसे त्वरण कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो वो कैसे होगी, देखो यहाँ पर आएगी तो वेलोसिटी की, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम भी सेकंड। अब ये टाइम ऊपर चले आएगा तो यही बन जाएगा। ठीक, तो त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम कह देते हैं किस तरीके का मोशन है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, जैसे पहले कोई 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, फिर थोड़ी देर बाद देखा 25 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, तो एक्सीलरेटेड मोशन है। जैसे कि बैटिंग वगैरह करते हैं ना, तो बैटिंग कहते हैं पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, ऐसे बैटिंग करते हैं। जैसे विराट कोहली, ठीक है, एम एस धोनी, रोहित शर्मा हमारी टीम के प्लेयर। तो रोहित शर्मा तो एकदम ही गियर बदल देता है, 2 से एकदम सीधे 4 में आ जाता है। तो उन चीजों से रिलेट करके हम इसको समझ सकते हैं कि एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है। अब ये भी दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर परिवर्तन की दर सेम है, जैसे परिवर्तन की दर सेम है, जैसे पहले 5 सेकंड में भी 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी में चेंज आया, अगले 5 सेकंड में भी आया, अगले में ही वही आया, तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक समान त्वरण है उसका, मतलब एक समान वेग परिवर्तन ऐसे कह सकते हैं। एक समान वेग परिवर्तन की दर को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं, या एक समान त्वरण कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट उल्टा, यानी पहले 5 सेकंड में मान लो 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, अगले 5 सेकंड में फिर 15 का आ गया, 20 का आ गया, इस तरीके से, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। मतलब जब चेंज एक जैसा ना हो, अलग अलग हो, टाइम सेम हो। ठीक है, तो वो लिखकर बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन की बात, क्या क्वेश्चन हम इसमें आज कवर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज और बतानी जरूरी है। देखो आपके इसमें एक हेडिंग है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति की समीकरण, तो गति की समीकरण। ठीक है बच्चों, उसके लिए एक अलग से लेक्चर लगेगा। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से गति की समीकरण को सिद्ध करना सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो गति की समीकरण क्या होती है बच्चों, पहली समीकरण होती है b बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, b बराबर u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट।
ठीक है। और ये आई कहाँ से है, ये यहीं से आई है। देखो इसको तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। अभी हमने पढ़ा था कि त्वरण बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन, और अपॉन टाइम। तो इसको यहाँ ले जाओ 80, ये v माइनस यू, इसको u को इधर ले आओ तो v बराबर u प्लस 80। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति की पहली समीकरण है। ठीक है बच्चों, गति की पहली समीकरण ये मैंने आपको बताई। दूसरे समीकरण क्या है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है वो इनको याद किए बिना नहीं हो पाएंगे। दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक त्वरण, सॉरी प्रारंभिक वेग, t है समय, और यहाँ पे a जो है त्वरण है। तीसरी होती है, ये सेकंड है। थर्ड होती है बच्चों b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन मतलब v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण, और s है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन है, तीन समीकरण है गति की। एक बार और बता देता हूं। पहली समीकरण है b बराबर u प्लस ए टी, जैसे मुझे याद है ऐसी आपको भी हो सकती है। दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब हम करेंगे सीधे क्वेश्चन की शुरुआत और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है बच्चों औसत चाल पर। पहला क्वेश्चन है औसत चाल पर, एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड, औसत चाल पर, एवरेज स्पीड। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, एक होता है ओडोमीटर और एक होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर मापता है डिस्टेंस को, दूरी को, और स्पीडोमीटर मापता है स्पीड को। ठीक है, तो एक ओडोमीटर है, ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, जब ओडोमीटर है उसमें एक बार जब हमने ट्रेवल स्टार्ट करना किया गाड़ी से, ठीक है, तो उसमें 2000 किलोमीटर है। ठीक है, पहले ओडोमीटर रीड करता है, कार का ओडोमीटर रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर। फिर हम कुछ देर चले, ठीक है, और उसमें आया कि 2400 किलोमीटर। जब एंड हो गई हमारी ट्रिप, जब हमारी ट्रिप खत्म हो गई, तब ओडोमीटर में 2400 आने लगा। यानी कि किसी कार का ओडोमीटर ट्रिप स्टार्ट होने से पहले 2000 किलोमीटर दर्शाता है, ट्रिप एंड होने के बाद 2400 किलोमीटर दिखाता है। तो ये कहते हैं कि अगर हमें पूरी ट्रिप को करने में 8 घंटे लगे तो बताओ हमारी एवरेज स्पीड क्या थी। किलोमीटर पर आवर नहीं बतानी है, मीटर पर सेकंड नहीं बतानी है, क्वेश्चन। ठीक है, हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या है। देखो इनिशियल में क्या बता रहा है, शुरुआत में कैसा है ओडोमीटर, क्या दिखा रहा है। शुरुआत में ओडोमीटर में कितना है, 2000 किलोमीटर। ठीक है, और अंतिम में 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। शुरुआत में ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखा रहा है और अंत होते होते ट्रिप को 2400 किलोमीटर दिखा रहा है। अब आप दिमाग लगाइए और मुझे ये बताइए कि जब ओडोमीटर हमने ट्रिप स्टार्ट नहीं की थी 2000 दिखा रहा था, ट्रिप जैसे ही समाप्त हुई, खत्म हुई, तो 2400 किलोमीटर दिखाने लगा। यानी आपने इस ट्रिप में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस, तो हम निकालेंगे दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, जो लास्ट में है ओडोमीटर 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, और जो ट्रिप स्टार्ट होने से पहले दिखा रहा था ये आ गई 400 किलोमीटर। यानी इस ट्रिप में हमने कुल कितनी दूरी तय की बच्चों, 400 किलोमीटर। ठीक है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, 2000 और 2400 ही लिख देते हैं उसको, जबकि ये रीडिंग है। जैसे हमारे घर पे मीटर होता है ना बिजली का, उसमें रीडिंग है। जैसे कि मान लो आपकी 1000 रीडिंग हो गई, अगले महीने आपकी मतलब मान लो 200-300 यूनिट आई, तो 1300 हो जाएगा ना वो, तो पता आपको कितना चलेगा कि कितनी हुई, तो 300 हुई ना। ऐसी ये है कि 2000 ट्रिप से पहले था, 2400 ट्रिप के बाद था, तो हमने ट्रिप में कितने किलोमीटर चला, हमने ट्रिप में कवर किया 400 किलोमीटर। और इसमें समय भी दे रखा है कि कुल समय कितना लगा, तो समय लगा बच्चों 8 घंटे, 8 घंटे का समय लगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। कुल दूरी कितनी चली, 400 किलोमीटर, समय कितना लगा, 8 घंटे। देखिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे,
अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम चला जाएगा और ये 50 आ जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी पूरी ट्रिप में। ठीक, अब इन्होंने हमसे ये भी कहा है कि बताओ मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को हमें किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को हमें किसमें चेंज करना है बच्चों, मीटर पर सेकंड में। तो हम इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये काट लो, 2 से कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 25 टाइम्स। तो ये हो गया 25 5 जा, यानी 25 पंजे होते हैं 125 बटे में 9। ठीक है, इतने मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों आपको? 1 मिनट में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया? समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि क्या कंसेप्ट इसमें लगा। अब क्वेश्चन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी औसत चाल से ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है उस क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे कि ऊषा नाम की एक महिला है, ठीक है, और वो स्विमिंग पूल में तैर रही है। जैसे स्विमिंग पूल में क्या होता है कि एक साइड टाइल्स लगी होती है, बीच में पानी होता है, फिर दूसरी साइड फ्लोर होता है। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक वो जो डिस्टेंस है उसकी वो 90 मीटर है। मतलब स्विमिंग पूल कितना लंबा है, 90 मीटर, जिसमें पानी है। तो 90 मीटर जाती है और आती है कितने मिनट में, 180 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में कवर करती है, 1 मिनट में। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो ऊषा जो कि स्विमिंग पूल में नहाती है, जो कि कितने किलोमीटर लंबा है, जो 90 किलोमीटर लंबा है, और वो 180 मीटर की डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है। तो बताइए, तो बताना है कि फाइंड द एवरेज स्पीड, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, औसत चाल कितनी है, और औसत वेग कितना है ऊषा का। ठीक हो गया? देखो मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। एक एंड ए है और दूसरे एंड पर ये बी पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 90 मीटर है। 90 मीटर है। तो ऊषा नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो ए से बी तक जाती है और वापस बी से ए तक आती है। तो बताओ कितनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 है, फिर वापस 90 है। तो 90 प्लस 90, ये हो गई हमारी कुल दूरी। कुल दूरी बच्चों, कुल दूरी कितनी हो गई, 180 मीटर। देखिए मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। और कुल समय कितना दे रखा है, कुल समय कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 1 मिनट। मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि अगर किलोमीटर में डिस्टेंस है तो टाइम घंटे में होना चाहिए, और मीटर में है दूरी तो समय कितना होना चाहिए, सेकंड में। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो औसत चाल का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों बहनों, वो होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि 180 मीटर बटा 60 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 6 से 3 टाइम जाएगा, 6 से 18 होते हैं, तो 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड की औसत चाल से वो उसके अंदर स्विमिंग पूल के अंदर तैर रही है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे कि औसत वेग और बता दो भाई। औसत वेग, मैंने अभी आपको औसत वेग बताया था, तो मैंने कहा था, मैंने आपको कहा था कि उसमें कुल विस्थापन आता है ऊपर, दूरी की जगह क्या आता है, विस्थापन, और समय कुल समय। अब आप मुझे सोच के बताइए कि इस कंडीशन में विस्थापन कितना है, इस कंडीशन में विस्थापन कितना है। देखो ए से चली है, बी पर गई है, और बी से वापस ए पर आ गई है। बताओ प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, अंतिम बिंदु क्या है, ए है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही तो विस्थापन कहते हैं। अब जब दोनों पॉइंट सेम ही हो गए तो 0 और नीचे 60, तो यानी औसत वेग उसका हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ये इसमें ट्विस्ट था। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो आप इसमें यही लिख आते, औसत चाल जितनी होगी उतना ही औसत वेग होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको कराया
2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आगे अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। अगली जो वीडियो आएगी वो बेसिकली क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगी, और एक आपका जो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक है वो भी मुझे आपको कवर कराना है। ठीक है, तो अगला एक इससे रिलेटेड एक वीडियो और आएगी बच्चों, और ये आपका मोशन चैप्टर, गति वाला जो चैप्टर है, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक भाई मुझसे कह रहे थे कि रेगुलर वीडियो डालिए सर, तो बच्चों रेगुलर ही वीडियो आ रही है, ऐसा कोई सा दिन नहीं जाएगा जब वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, मोशन करने के बाद हम एक चैप्टर अब करेंगे केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, उसके बाद मैथ का। इस तरीके से हम सिलेबस को लेकर चलेंगे। और मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आपने एक वीडियो एक दो बार देख ली तो ऐसा कोई कंसेप्ट न रहेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, सब समझदार ही हैं हमारे भाई बहन। ठीक है, लेकिन एक काम आप अभी भी नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो अपना भाई मान के, छोटा या बड़ा जैसा भी आप मानते हैं, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यही हमारी तरफ से आपके लिए फीस है, बाकी तो कोई फीस नहीं है, यही फीस है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज लेता हूँ आपसे इजाजत। नमस्ते, जय हिंद, बाबा।